दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी जनजाति सीरीज़ चल रही है, जनजाति सीरीज़ की आज की जो जनजाति है वो आखिरी जनजाति है। तो आज की जो जनजाति है वो है जाड़ जनजाति। जी हाँ दोस्तों, जाड़ जनजाति उत्तरकाशी जिले में भागीरथी घाटी में रहने वाली भोटिया जनजाति की उपजाति को जाड़ कहा गया है। तो यानी कि ये जो है अलग से कोई जनजाति नहीं है, ये जो है भोटिया जनजाति की ही एक उपजाति है। जाड़ लोग जो होते हैं जनजाति के, भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में हिमालय पर्वत श्रृंखला में रहने वाली एक अर्ध खानाबदोश जनजाति है। वह मुख्य रूप से उत्तराखंड, उत्तरकाशी जिले, हिमाचल प्रदेश, किन्नौर जिला और तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे हुए हैं। एटकिंसन एक महान इतिहासकारक थे। एटकिंसन ने इन्हें तिब्बत की हुंडिया जाति से संबंधित माना है। जाड़ लोग अपने को राजा जनक के वंशज मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जाड़ लोग अपने को राजा जनक के वंशज जो है मानते हैं। ये मुख्य रूप से भेड़ पालन करते थे और तिब्बत के साथ व्यापार करने वाले चतुर व्यापारी थे। जी हाँ दोस्तों, ये तिब्बत के साथ जो है व्यापार करते थे, तो ये काफी चतुर व्यापारी इन्हें बोला जाता है। उन्हें गढ़वाल साम्राज्य के 52 गढ़ों या किलों में से एक के शासकों के रूप में भी जाना जाता था। गढ़वाल के राजा ने उन्हें हिमाचल के बुशहर राज्य और तिब्बतीय साम्राज्य से गढ़वाल साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्य सौंपा था। वे जो भाषा बोलते हैं वह गंभीर रूप से संकटग्रस्त है और भारत में लगभग स्थानिक है। यह भाषा किन्नौरी और स्पीति भाषाओं से कुछ समानताएं साझा करती हैं, जो तिब्बतीय बर्मी भाषा परिवार में भी है। इनका जो है प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षण गरतांग गली उत्तराखंड के सांग गांव के पास है, जो जहाँ पे पर्यटन काफी ज्यादा पर्यटक वहां आता है। इनकी वेशभूषा दोस्तों कैसी होती है, तो पुरुष घुटनों से थोड़ा ऊंचा गर्म चोगा पहनते हैं जिन्हें बबकन कहा जाता है। स्त्रियां पैरों तक चाकगा पहनती हैं जिन्हें कोलक कहते हैं। ये कमर में एक कपड़ा लपेटती हैं जिसे केरक कहा जाता है। दोस्तों, पहाड़ों में जो लोग होते हैं वो कमर में अक्सर ही काफ़ी लोग कमर में कपड़ा बांधते हैं। हो सकता है कि काम ज़्यादा काम करते हैं झुकने वाला, तो इस वजह से बांधते हैं या क्यों बांधते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कमर पे कपड़ा बांधते हैं। ये इन्हीं के उसमें नहीं है, ये सभी के उसमें है। इनकी जो है सामाजिक स्थिति कैसी है, इनमें आधुनिकता का कम प्रभाव दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिकता जैसे कि हमारा देश जो है आधुनिक दुनिया की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो काफ़ी जनजातियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रगति पे हैं, बहुत ज़्यादा प्रगति कर रही हैं, लेकिन इनमें जो है आधुनिकता का प्रभाव बहुत कम है। मतलब कि ये अब भी जो है अपने जो पुराने जिस तरीके से रहते थे, जिन रीति रिवाजों को फॉलो करते थे, आज भी वही करते हैं। इनमें विघटित परिवार व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि इनमें विघटित यानी कि जैसे न्यूक्लियर फैमिली कह लो। हाँ, न्यूक्लियर फैमिली, साझा पूरा परिवार एक साथ रहना, ये परंपरा इनमें नहीं है। इनमें विघटन वाली पारिवारिक व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें पुत्र के वयस्क हो जाने पर उन्हें परिवार से अलग कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस जनजाति में बेटे को वयस्क यानी जैसे 18 साल का हुआ, भाई तुम बालिग हो गए, अब तुम अपना खर्चा खुद उठाओ, कुछ इस प्रकार से प्रथा इनकी यहाँ है। और ये सही भी है, क्योंकि बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो डिपेंडेंट हो जाते हैं पेरेंट्स के ऊपर। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये इस जनजाति की, कि भाई अब तुम बड़े हो गए हो, अब अपना खर्चा पानी खुद देख लो।
विवाह इनमें जाट जनजाति में गंधर्व विवाह जो है प्रचलित है। इनमें पुनर्विवाह और बहुपतित्व एवं बहुपत्नी विवाह की प्रथाएं प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, बहुपति विवाह जो है जौनसार में भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, ऐसा मैंने पढ़ा। जौनसार जनजाति की वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। उसमें ऐसा इसलिए भी था, अब देखिए महाभारत के वो पांडवों को अपना वंशज मानते हैं, तो ये सब चीज़ें मानने वाली हैं, जानने का किसी ने ज़रूरत मेरे ख्याल से उठाई ना हो, सब मानते हैं। तो आप मानते हैं, ठीक है। तो अब इनमें ऐसा होता है कि बहुपति में कि एक परिवार के एक बेटे से शादी कर दी तो बाकी के बेटे अपने आप मतलब दुल्हन जो है सभी की पत्नी होती है। तो ये काफ़ी मुझे गलत लगा, सही नहीं लगा पर्सनल वे में। मैं किसी के रीति रिवाज पे यहाँ पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, सभी धर्मों का यहाँ पे सम्मान कर रही हूँ, लेकिन कुछ कुप्रथाएं हैं जो कि खत्म होनी चाहिए। अगर हम ऐसे ही अपनी प्रथाओं को लेकर के चलते रहते तो आज तक सती प्रथा भी खत्म नहीं होती, ना ही बाल विवाह खत्म हुआ होता। तो उसी प्रकार से ये भी प्रथा जो है मुझे पर्सनल वे में ठीक नहीं लगी। जब मैंने ये वीडियो बनाया उसके बाद मैंने जब पढ़ा तो उसमें यही था कि वहाँ पे जो है एक घर के एक बेटे से, बड़े बेटे से शादी कर देंगे और वही बहू जो है सभी बेटों की पत्नी मानी जाती है। मतलब शादी एक ही से होती है, बड़े बेटे से सभी की पत्नी वही मानी जाएगी। तो ये कुछ खराब सा मुझे लगा कि परिवार का मतलब अब पांडवों को अपना वंशज मानते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब कुंती ने जब द्रौपदी को ब्याह करके लेके आते हैं अर्जुन, तो वो उनके मुंह से निकल गया। हमने तो कहानी में यही सुना है कि ना जो भी चीज लाए हो आपस में बांट लो, उनके मुंह से निकल गया। माँ की कही गई बात को हम नहीं टाल सकते, कुछ इस प्रकार का उन्होंने यहाँ पे उदाहरण दिया कि नहीं 5 से शादी होगी। तो ठीक है, वो कोई रिवाज नहीं था, वो घटना घटित हुई। अब उसको रिवाज मानना ये चीज़ गलत है, उसको आप ले करके फॉलो करते हुए जा रहे हो। नहीं जी, ये दिखाने के लिए कि या ये बताने के लिए कि हम पांडवों के वंशज हैं, लेकिन पांडवों में ये प्रथा तो ना थी इस तरीके से। तो फिर बाकी जो कौरव थे उनमें भी फिर सारा एक ही पत्नी, सभी की पत्नी हो जाती, एक ही बड़े भाई की। तो ये उनकी प्रथा नहीं थी। हालांकि कौरव और पांडव थे तो भाई आप पांडवों के वंशज हो या किसी के भी हो, लेकिन उनमें तो ऐसा प्रथा नहीं थी ना। तो ये कुछ कुप्रथाएं हैं जो हटनी चाहिए, और अगर आज भी ऐसा होता है तो नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि, क्योंकि समाज पढ़ लिख गया है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब होना चाहिए और होता होगा। तो इसी प्रकार की प्रथा जो है इस जाट जनजाति में भी मिलती है। हालांकि ये जाट जनजाति जो है भोटिया जनजाति की उपजाति है, लेकिन भोटिया जनजाति में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जाट में ऐसा होता है। देखिए, जिसमें कि जो है बहुपतित्व एवं बहुपत्नी विवाह की प्रथाएं प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रथाएं प्रचलित हैं। कला, भवन निर्माण कला, चित्रकारी आदि के उत्कृष्ट नमूने इनके मूल स्थान बगोरी नेलांग में देखे जा सकते हैं। इनका मूल स्थान जो है बगोरी नेलांग है। और इनका एक फेमस त्यौहार है दोस्तों, बहुत ही प्रचलित त्यौहार है, लोह सर त्योहार। जी हाँ, ये बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है तथा इसे ही वर्ष का पहला दिन माना जाता है। जैसे कि हर किसी का नया साल अलग अलग दिन पे आता है। हम भारतीयों में किसी का पोंगल से शुरू होता है, किसी का जो है ये माघ का जो ये चला है, जैसे संक्रांति है, यहाँ से शुरू होता है, किसी का बैसाखी से आएगा, है ना। तो हर किसी का भारत में जो है नया साल अलग अलग त्योहारों से शुरू होता है। लेकिन अब जो है पश्चिम की सभ्यता को, पश्चिम के कल्चर को अपनाते हुए सभी लोग जो है 1 तारीख को मनाते हैं। इससे ठीक भी है, क्योंकि सभी लोग एक साथ एक ही टाइम पे जो है नया साल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अपना अपना नया साल उनका अलग होता है। तो इसी तरीके से इनका जो है वर्ष का पहला दिन माना जाता है बसंत पंचमी के दिन।
शूरगैन इनका दूसरा प्रमुख त्योहार है जो भाद्रपद माह के 20वें दिन से प्रारंभ होती है। भाद्रपद माह के 20वें दिन से प्रारंभ होती है। इनकी भाषा रोम्बा है जो गढ़वाली भाषा की अपेक्षा तिब्बती भाषा से अधिक निकट है। जी हाँ दोस्तों, गढ़वाली रोम्बा इनकी भाषा का नाम है। जो ये भाषा करते हैं उसको रोम्बा बोला जाता है और वो गढ़वाली भाषा से कम और तिब्बत से ज़्यादा मिलती है। क्योंकि ऐसा इसलिए भी है कि अभी जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ये लोग जो हैं तिब्बत से व्यापार करने बड़े चतुर व्यापारी थे। तो व्यापारी थे तो अब तिब्बत से व्यापार कर रहे हैं तो भाषा तो आ जाएगी ना। उनकी कुछ भाषा इनमें आ गई, इनकी कुछ भाषा उनमें चली गई। तो ये देखिए, जहाँ हम काम करते हैं कि वहाँ की वेशभूषा और बातचीत, जब बात करेंगे तभी व्यापार आगे बढ़ेगा। तो ये तो लाजमी है, क्यों जो है तिब्बत की भाषा इनकी भाषा में मिश्रित हो गई। तो ये थी दोस्तों एक बहुत ही छोटी सी और बहुत विलुप्त ही हो गई है एक प्रकार से जाड़ जनजाति, जो कि जो है भोटिया जनजाति की ही उपजाति मानी जाती है। तो दोस्तों आपको ये जनजाति सीरीज मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जो जो इस जनजाति के हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी मेरी जनजाति की सीरीज आज यहीं पे ख़त्म होती है। कल से हम शुरू करेंगे उत्तराखंड का जो इतिहास है, उत्तराखंड के लोगों ने आज़ादी के लिए क्या क्या आंदोलन पे भाग लिया है, क्या क्या आंदोलन हुए हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, ताकि उत्तराखंड का क्या योगदान है आज़ादी में वो सभी को पता चलना चाहिए। हालांकि उत्तराखंड के बलिदान को कोई नहीं भूल सकता है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता है। तो इसीलिए क्या क्या आंदोलन उत्तराखंड में हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये आगे सीरीज़ आएगी, आप लोग उसमें ज़रूर देखिएगा और वीडियोस को पूरा सपोर्ट करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए और अपना प्यार दीजिए। तो कल से शुरू करेंगे हम अपनी जो है उत्तराखंड में कौन कौन से जो है आंदोलन किए गए अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों की गुलामी को नकारते हुए, और कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं शेड्यूल कास्ट के लिए जो कि कई आंदोलन के द्वारा खत्म किए गए, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए कल से शुरू करते हैं एक और नई जर्नी आंदोलन उत्तराखंड की। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो पर। तो चैनल पे ज़रूर वापस लौटें और देखें कि मैं और क्या लेकर के आती हूँ आपके लिए नया। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार से रहिए, 4 दिन की ज़िंदगी है।